हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है LNG लर्न एंड ग्रो। मैं हूं आपका मेंटर सागर सिन्हा। फ्रेंड्स, यहां पर हम पर्टिकुलरली डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10 के CBSE केमिस्ट्री के सिलेबस को। पूरा कंप्लीट डिस्कशन चैप्टर 1 का ऑलरेडी हो चुका है। पार्ट बाय पार्ट यानी कि 5 पार्ट्स में ऑलरेडी वीडियोस जो है वो डल चुके हैं फ्रेंड्स इसी पर्टिकुलर चैनल पे। अगर आपने नहीं देखा है तो जा करके चेक करो, उनसे आपको काफ़ी कंटेंट काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है पांचों वीडियोस के। पार्ट बाय पार्ट की अगर बात करी जाए फ्रेंड्स, तो पार्ट 1 में आई हैव डिस्कस्ड अबाउट केमिकल रिएक्शंस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कंपोनेंट्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। पार्ट 2 की बात करी जाए फ्रेंड्स, तो उसमें मैंने पर्टिकुलरली केमिकल इक्वेशंस के बारे में कंप्लीट डिस्कशन किया है। केमिकल इक्वेशंस कैसे बनते हैं, क्या क्या उनके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पार्ट 3 में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट कंप्लीट बैलेंसिंग। ठीक है, 30 एंड 35 मिनट्स की वो वीडियो है फ्रेंड्स, एंड उसमें कंप्लीट बैलेंसिंग जो है वो मैंने डिस्कस करी है। ठीक है, तो उसको जाकर के आप जरूर देखो, उससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, काफ़ी कुछ पढ़ने को मिलेगा, काफ़ी कंटेंट जो है वो ऑलरेडी वहाँ पर डिस्कस किया गया है फ्रेंड्स। क्लियर है। पार्ट 4 की अगर बात करी जाए फ्रेंड्स, तो आई हैव डिस्कस्ड अबाउट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, है ना। बेसिकली 4 जो टाइप्स होते हैं, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इन सब के बारे में वहाँ पे डिटेल डिस्कशन किया गया फ्रेंड्स। क्लियर है। उसके बाद फ्रेंड्स पार्ट 5 में आई हैव डिस्कस्ड अबाउट रिडॉक्स रिएक्शन, ओके, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये कंप्लीट जो डिस्कशन है फ्रेंड्स वो ऑलरेडी पार्ट 5 में किया गया है, और इसके साथ ही जो है वो चैप्टर वहाँ पर खत्म हो गया था फ्रेंड्स। क्लियर है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशंस डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चंस के साथ, कि किस तरीके से जो क्वेश्चन में अप्रोच लगाई जा सकती है, क्या क्या जो बेस्ट आंसर हो सकते हैं फ्रेंड्स, वो पर्टिकुलरली यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑब्वियसली आपको वीडियो कंप्लीट देखना है, पूरा देखना है, सो दैट आपको हर एक क्वेश्चन में अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, सो दैट जो मैं उसका पॉसिबल सॉल्यूशन वो मैं आपको ज़रूर वहाँ पे बताऊँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक देखना, आपको काफ़ी कुछ यहाँ पर सीखने को मिलने वाला है। एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस को मैंने एक्चुअली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट 1, दिस इज पार्ट 1, जहाँ पर हम ऑलरेडी 15 क्वेश्चन ऑलमोस्ट यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो कल आएगी फ्रेंड्स, और उसमें हम लोग जो नेक्स्ट 15 क्वेश्चन है वो डिस्कस करके इस पूरे एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस को खत्म करेंगे फ्रेंड्स। क्लियर है। देखो, एनसीईआरटी जो होते हैं ना, वो बहुत ही एक मस्ट बुक होती है, बहुत एक प्रायोरिटी बुक आपको समझनी चाहिए कि एनसीईआरटी को हमेशा आप बेसिक बुक समझो, कि आपको इतना तो पढ़ना ही है। उसके साथ अगर आप एडिशनल बुक्स पढ़ रहे हो, ठीक है, रेफरेंस के लिए कोई साइड बुक्स पढ़ रहे हो, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को, एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस को आपको जरूर खत्म करना है, फिनिश करना है, सो दैट आप आगे मूव कर पाओ अलग चैप्टर में। कभी भी एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस को आप छोड़ करके आगे मत बढ़ो, आपको जो बेसिक नॉलेज है वो कभी भी नहीं होने वाली है। ठीक है, बेसिक आप साइड बुक्स पढ़ो, कोई इशू नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को, एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस को, एनसीईआरटी के कंप्लीट चैप्टर को आप एक बार जरूर देखने की कोशिश करो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ऑलरेडी मैंने बताया, चैप्टर 1 के एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्यूशन। मैं हूं आपका मेंटर सागर सिन्हा। फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हम लोगों ने एक्चुअली इंटेक्स क्वेश्चन यानी कि चैप्टर के इन बिटवीन जो क्वेश्चंस होते हैं, है ना, जो चैप्टर के टॉपिक वाइज जो क्वेश्चंस वहाँ पर दिए होते हैं, ऑलरेडी मैंने उनको भी यहाँ पर इस वीडियो में शामिल किया है फ्रेंड्स। ठीक है, तो आपको एक कंप्लीट जो क्वेश्चन सीरीज है वो इस वीडियो के थ्रू आपको मिलने वाली है। पीडीएफ के लिए फ्रेंड्स, पीडीएफ नोट्स या स्टडी मटेरियल्स के लिए आप ऑलरेडी मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक जो है वो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पर्सनल क्वेरी या पर्सनल अटेंशन के लिए, और कोई पर्सनल अगर कुछ बातें करनी है, किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो इंस्टाग्राम का लिंक ऑलरेडी गिवन है फ्रेंड्स, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। एंड उसके बाद हम लोग वहाँ पर काफ़ी कुछ आगे डिस्कशन करने वाले हैं, काफ़ी बातें जो है वो इंस्टाग्राम पे भी होगी, लाइव आते रहता हूँ, आप अपनी जो भी बातें हैं वो वहाँ पे कर सकते हैं फ्रेंड्स। क्लियर है। नेक्स्ट, अब फ्रेंड्स अगर क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करें, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। यार देखो, ये इस पार्टिकुलर अगर एलएनजी की बात करी जाए, लर्न एंड ग्रो जो प्लेटफॉर्म है आपका, अगर इसके आपने 5 वीडियोस अर्लियर देख रखे हैं, तो इनमें जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पर आज करवाने वाला हूँ वो आप जरूर कर लोगे, 101% इसकी एश्योरिटी है। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी जो कंटेंट तैयार किया गया था वो उसमें इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो एक तरीके से डिस्कस्ड हो चुके हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी में आपको काफ़ी ईजी होने वाली है कि आप ईजी तरीके से काफ़ी कुछ क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व करके आंसर यहाँ पर लिख सकते हो। आंसर की बात करी जाए फ्रेंड्स, ऑलरेडी मैग्नीशियम गेट्स कवर्ड विद अ लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि मैग्नीशियम जो होता है, एक मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि ऑक्साइड लेयर जो होता है वो ऑलरेडी उस पर फॉर्म किया होता है। ठीक है, और काफ़ी लॉन्ग टाइम तक वो इसी तरीके से क्या फॉर्म्ड रहता है। ठीक है, तो अगर मैग्नीशियम रिबन को हमको बर्न करना है, ठीक है, आपको बर्न करना है, तो आपको सबसे पहले उसे क्लीन करना होगा, सो दैट जो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो लेयर है वो ऑलरेडी क्या क्लीन हो जाए, एंड आप प्रॉपर जो प्योर मैग्नीशियम है उसको बर्न कर पाए। मैग्नीशियम ऑक्साइड के कारण आपको कहीं ना कहीं बर्निंग में, कंबशन में काफ़ी जो हिंडरेंस क्रिएट होता है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया है कि दिस लेयर हिंडर्स द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, ये पर्टिकुलर लेयर जो है वो कहीं ना कहीं मैग्नीशियम के रिबन के बर्निंग में, कंबशन में काफ़ी ज़्यादा हिंडर क्रिएट करने का काम करता है। ठीक है, तो दैट्स वाई इट इज़ मैंडेटरी टू रिमूव दिस पर्टिकुलर ऑक्साइड फ्रॉम द मैग्नीशियम लेयर। ठीक है,
फ्रेंड्स सेकंड क्वेश्चन कहता है फ्रेंड्स यहाँ पर कि आपको बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना है फ्रेंड्स, ठीक है। बैलेंस्ड इक्वेशन मैंने काफ़ी बार डिस्कस करा, मैंने अभी बताया कि पार्ट 3 की जो वीडियो है आपको कंप्लीट डिस्कशन उसमें मिलेगा, ज़रूर चेक कर लेना। वीडियो आप ही के लिए बनाई जा रही है, आप जितना बेनिफिट ले सकते हैं आप इससे ज़रूर लो। पहला का यहाँ पर कहा जा रहा है फ्रेंड्स हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, और ये हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। एंड दिस इज योर आंसर, ठीक है। H2 प्लस Cl2 ये क्या बना रहा है यहाँ पर 2HCl। दिस इज द करेक्ट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर दिस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करी जाए फ्रेंड्स तो यहाँ पर बेरियम क्लोराइड जो है वो एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ मिल करके बेरियम सल्फेट एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। एंड आपको सिमिलरली यहाँ पर एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर दिया गया है, और ये जो इक्वेशंस है ये ऑलरेडी बैलेंस है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इनमें आपको बैलेंसिंग के रिक्वायरमेंट में या बैलेंसिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑलरेडी जो आंसर यहाँ पर दिया जा रहा है ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ही है, ठीक है। आगे डिस्कस करें फ्रेंड तो सोडियम और वाटर का जो रिएक्शन है दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इसके भी पर्टिकुलर यहाँ पर रिएक्शन जो है वो ऑलरेडी मैंने आपको मेंशन कर दिया। तो ये सारे ही जो रिएक्शंस हैं ये करेक्ट आंसर है इस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शंस के, ठीक है। दिस ऑल आर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर दिस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। बैलेंसिंग कैसे करी गई है फ्रेंड्स ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि किसी भी केमिकल इक्वेशन में आपको जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं सबसे पहले उसको रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के फॉर्मेट में लिखोगे, ठीक है। रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, ये आप दो तरीके के कैटेगराइजेशन वहाँ पे करोगे फ्रेंड्स। उसके बाद आपको लिखना है नंबर ऑफ एक्स एलिमेंट, जैसे किसी भी पर्टिकुलर अगर जनरल इक्वेशन की बात करी जाए तो अगर उसमें एक्स कोई एलिमेंट है तो रिएक्टेंट में उसकी नंबर कितनी है, सिमिलरली प्रोडक्ट में उसके नंबर कितने हैं इसको आपको मेंशन करना है। सिमिलरली अगर उस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन में अगर कोई वाई एलिमेंट है तो उसके रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में कितने तरीके के जो नंबर हैं वो आपको मेंशन करना है, ठीक है। और इस तरीके से आपको ईजिली पता चल जाएगा कि कौन सा एलिमेंट जो है वो अनबैलेंस्ड फॉर्म में है एंड कौन सा एलिमेंट जो है वो एक बैलेंस्ड एक्चुअली बैलेंस्ड है, ठीक है। तो इजीली आप स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यूज यानी कि स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स यूज करके आराम से यहाँ पर वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो एंड एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर्म कर सकते हो फ्रेंड्स, क्लियर है। तो होप सो आपको ये पूरा जो क्वेश्चन है दोनों क्वेश्चन जो पहले हैं ये आपको क्लियर हुए होंगे फ्रेंड्स। मूविंग अहेड, थर्ड क्वेश्चन इज कि राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। अब देखो स्टेट सिंबल्स की अगर बात करी जाए फ्रेंड्स तो ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड कि इक्वेशंस को एक्चुअली इन्फॉर्मेटिव है ना, इक्वेशंस को इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं वहाँ पर कि सिंबल्स का है ना इस्तेमाल करते हैं, उसके स्टेट का इस्तेमाल करते हैं, हीट चेंज, ठीक है। इस तरीके के जो तीन इन्फॉर्मेटिव जो डायरेक्शंस थे उनका इस्तेमाल करके हम कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शंस को क्या करते हैं इन्फॉर्मेटिव बनाने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स, क्लियर है। तो ये सब चीज़ें आपको अपने दिमाग में ज़रूर रखनी है, दैट्स वाई आई एम सेइंग कि आप वो वीडियोस को ज़रूर एक बार देख लेना। क्वेश्चन पहला है कि सॉल्यूशंस ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर आपको एक यहाँ पर वर्ड इक्वेशन दिया गया है, इस तरीके के इक्वेशन को व्हाट वी कॉल इट वर्ड इक्वेशन। इसके बाद आपको पर्टिकुलर एलिमेंट के सिंबल्स के साथ मिला करके आपको क्या करना है यहाँ पर इसी तरीके से केमिकल रिएक्शंस का फॉर्मेशन बताना है। तो यहाँ पर ऑलरेडी आई हैव मेंशन कि BaCl2 बेरियम क्लोराइड यहाँ पर हो रहा है, रिएक्ट कर रहा है सोडियम सल्फेट के साथ, ठीक है। यहाँ पर क्या है सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन हो रहा है सोडियम सल्फेट के साथ और ये बना रहा है इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट, दिस इज इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट। और क्या बना रहा है सोडियम क्लोराइड का यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ पर क्या बना रहा है सोडियम क्लोराइड भी इस तरीके से बना रहा है। मैंने हर एक चीज़ में यहाँ पर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए स्टेट्स को भी मेंशन करा है, आपको भी इसी तरीके से स्टेट्स भी मेंशन करने हैं फ्रेंड्स, क्लियर है। सो दैट आपका जो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन है केमिकल रिएक्शन का वो काफ़ी अच्छा होने वाला है, ठीक है। ये पहले इक्वेशन की बात थी। अगर इक्वेशन 2 के बारे में डिस्कस करें फ्रेंड्स तो क्वेश्चन 2 यहाँ पर कहता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन इन वाटर टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड वाटर, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये रिएक्शन जो है वो एक तरीके से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी हम इन्हें स्पेसिफिकली कहते हैं क्योंकि दिस इज अ रिएक्शन इन विच एसिड एंड बेस रिएक्ट टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। तो ये आगे का या एक स्पेसिफिकली अगर नाम दिया जाए तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन का मैंने नाम बता दिया एंड जो नाम है दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। बट ऑब्वियसली यहाँ पर नाम से कोई लेना देना नहीं है, नाम यहाँ पर नहीं पूछा जा रहा है, एक्चुअली रिएक्शंस के बारे में पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो रिएक्शंस किस तरीके से हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है और यहाँ पर जो रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट है उसका फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स, क्लियर है। तो दिस इज द पर्टिकुलर, इस तरीके से आपको जो रिएक्शंस है वो फॉर्म करने हैं और इजीली आप आराम से सीख जाओगे। दिस इज द सॉल्यूशंस, आप इसको देखो काफ़ी बार अपने कॉपी में, अपने नोटबुक में इसको ज़रूर मेंशन कर लेना। ये आपकी पूरी NCERT के एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशंस है फ्रेंड, जो कि बिल्कुल कन्वीनियंट वे में है ना, एक अच्छे वे में रिप्रेजेंट करके आपको प्रोवाइड करे जा रहे हैं। मूविंग अहेड, आगे क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 इज सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग, ठीक है।
उसी में सब क्वेश्चंस कहते हैं यहाँ पर कि नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फॉर्मूला। उसी नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन अबव वाटर। अब फ्रेंड्स देखो, ऑलरेडी जब मैंने क्वेश्चन डिस्कस करा था वहाँ पर, है ना, जब चैप्टर वी वर डिस्कसिंग अबाउट द चैप्टर, तो वहाँ पर मैंने बताया था कि एक पार्टिकुलर कंपाउंड होता है जिसको व्हाइट वॉशिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल में लिया जाता है, ठीक है। और इस कंपाउंड का नाम क्या था फ्रेंड्स वहाँ पर? कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड क्या था? उस कंपाउंड को, यानी कि एक्स कोई सब्सटेंस है जिनका नाम था, ठीक है। तो यहाँ पर जो सब्सटेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो उसका जो फॉर्मूला है दैट इज CaO, जो ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया गया है, CaO। एंड इसका केमिकल नेम क्या है फ्रेंड्स यहाँ पर? कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। या इसी तरीके से अगर अदर नेम की बात करी जाए या कॉमन नेम की बात करी जाए फ्रेंड्स, तो दैट इज क्विक लाइम, ठीक है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CaO, मैंने आपको अभी बताया, और ये ऑलरेडी हम लोगों ने पिछले वीडियोस में भी क्या कर रखा है? डिस्कस कर रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करी जाए फ्रेंड्स, तो जो कैल्शियम ऑक्साइड है उसका वाटर का रिएक्शन, ऑलरेडी जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था फ्रेंड्स, तो वहाँ पर बताया था कि कैल्शियम ऑक्साइड का जब वाटर के साथ रिएक्शन होता है तो ये क्या होता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा आपको हीट जो है वो इवॉल्वमेंट उसका देखने को मिलता है, ठीक है। काफ़ी मात्रा में वहाँ पे लिबरेशन ऑफ हीट होता है फ्रेंड्स, क्लियर है। तो दिस इज अ पर्टिकुलर रिएक्शन जहाँ पर आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आपके रिएक्शंस को कहीं ना कहीं कनेक्ट करके जब पढ़ोगे तो आपको कहीं ना कहीं काफ़ी कन्वीनियंट होने वाला है, और चैप्टर जो है वो आपकी बिल्कुल मुट्ठी में हो जाएगा। कहते हैं ना, कर लिया दुनिया मुट्ठी में, ठीक है। तो कैसे करोगे दुनिया मुट्ठी में? जब आपके पास अच्छे नंबर्स आएंगे, आप अच्छे बोर्ड में परफॉर्म करोगे एग्जाम्स में, ठीक है, तो आप अच्छे कॉलेजेस में जाओगे, अच्छी एक लाइफ सक्सीड करोगे, ठीक है, सक्सेसफुल लाइफ अहेड करोगे, तो आप करो, फिर आप क्या बोलोगे सबको कि कर लिया दुनिया मुट्ठी में, ठीक है। तो दिस इज दुनिया मुट्ठी में, दिस इज द रिएक्शन पर्टिकुलरली, आप इसको देख सकते हो, कैल्शियम ऑक्साइड का वाटर के साथ रिएक्शन। और जो यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पर हीट भी इवॉल्व होता है, बट हीट के बारे में यहाँ पर कोई भी रेफरेंस नहीं है, रिजेंबल नहीं है कि आपको हीट भी बताना है, बट ऑब्वियसली आपको एक रिएक्शन बताना था, और दैट इज गिवन। मूविंग अहेड फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब्स इन टेक्स्ट बुक एक्टिविटी 1.7 दैट इज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर। अब देखो एक्टिविटी 1.7 आई हैवंट गोन थ्रू, ठीक है, मैंने यहाँ पर डिस्कस नहीं किया है एक्टिविटी 1.7 के बारे में। एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस आप जरूर एक बार देख लेना। एक्टिविटी 1.7 क्या है ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पर कि इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में वहाँ पर क्या है जिक्र किया गया है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है फ्रेंड जहाँ पर आपको जो पर्टिकुलर जो कह सकते हैं एक कंपाउंड्स होते हैं वो अपने कंस्टिट्यूएंट आयंस में जो है वो ब्रेक कर जाते हैं, ठीक है, टूट जाते हैं ऑन पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के बाद जो भी कंपाउंड जो है वो जो कि एक तरीके से पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस में टूट जाते हैं, तो इस तरीके के प्रोसेस को वी कॉल इट एज इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। और जो एक्चुअली आयंस में टूटने का काम होता है उन्हें हम एक्चुअली जो कंस्टिट्यूएंट आयंस होते हैं वी कॉल इट दैट इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। और जो इस तरीके का जो भी सॉल्वेंट यूज होता है उसको भी हम लोग इसी तरीके से जो एक स्पेसिफिक नेम जो है वो मेंशन करते हैं फ्रेंड्स, क्लियर है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस एक्टिविटी में पर्टिकुलरली किस तरीके जो अमाउंट जो कलेक्ट होता है वो डबल क्यों होता है। तो ऑलरेडी देखो अगर इलेक्ट्रोलाइसिस वाटर का देखें फ्रेंड्स, तो वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। ये क्या होता है? लिक्विड होता है वाटर, 2H2 गैस में, ऑक्सीजन भी गैस में, ठीक है। तो दिस इज अ पर्टिकुलर रिएक्शन, दिस इज अ पर्टिकुलर रिएक्शन इन विच आपको इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ऑक्सीजन का जितना भी अमाउंट है वो क्या है, हाफ है हाइड्रोजन वाले से, है ना। ऑक्सीजन ये क्या 2 मोल है, ये कितना 1 मोल है। अगर इसको स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट या रेशियोज में देखा जाए फ्रेंड्स, तो ये यहाँ पर 2 मोल इस्तेमाल हो रहा है और ये यहाँ पर 1 मोल इस्तेमाल हो रहा है। तो दिस इज द रीजन कि जो ऑक्सीजन जो है वो क्या हाफ मात्रा में एक्चुअली क्या होता है, निकल रही होती है इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में, ठीक है, हाफ। अगर यहाँ पर जो हाइड्रोजन है अगर उसके 4 मोल्स जो है वो इस पर्टिकुलर रिएक्शंस में निकल रहे होंगे या कंस्टिट्यूएंट आयंस में टूट रहे होंगे, तो वहाँ पर हाफ द नंबर ऑफ यानी कि हाफ मोल्स, यानी कि कहने का मतलब है 2 मोल्स जो है वो ऑक्सीजन के वहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो दिस इज द पर्टिकुलर रिएक्शंस, आपको समझना है कि इस तरीके का इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। और ये डिपेंड किस पे कर रहा है फ्रेंड्स, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, क्योंकि जो बैलेंस्ड होने के बाद ही पर्टिकुलर जो एलिमेंट है वो वहाँ पर इस तरीके से डिसइंटीग्रेशन यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस फॉर्मेट जो है वो रेफर करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, पार्टिसिपेट करते हैं इस तरीके से। क्योंकि अनबैलेंस जो किसी तरीके का अगर सब्सटेंस है, एलिमेंट है, कंपाउंड है, तो वो कहीं ना कहीं एक इररेस्पेक्ट, है ना, एक इनएप्रोप्रिएट रेशियोज वहाँ पर देने का काम करता है, जो कि बिल्कुल भी क्या है, सही नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया था फ्रेंड्स कि जब बैलेंसिंग वी वर डिस्कसिंग, तो मैंने आपको उस टाइम पे भी बताया था कि बैलेंस, अगर कोई अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दिया है तो आपको बैलेंस्ड करना इज अ वेरी मैंडेटरी थिंग, ठीक है, आपको करना ही पड़ेगा, वरना अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो होते हैं वो कहीं ना कहीं इनएप्रोप्रिएट होते हैं। उनमें ऑलमोस्ट जो एलिमेंट्स या कंपाउंड्स की अगर बात करी जाए, नंबर ऑफ एटम्स की बात करी जाए,
तो वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं नंबर ऑफ एटम जो रिएक्टेंट्स में एंड प्रोडक्ट्स में। ओके, तो दिस इज द पार्टिकुलर थिंग यू हैव टू मेमोराइज कि आपको कहीं ना कहीं बैलेंसिंग की तरफ ज़रूर देखना चाहिए, बैलेंस आपको करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन को डिस्कस करें फ्रेंड्स, तो व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। रिएक्शन ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा था फ्रेंड्स जब वी वर डिस्कसिंग अबाउट द चैप्टर। आंसर हो जाएगा यहाँ पर व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड्स ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लाइट ग्रीन सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट। वेरी इंपॉर्टेंट कि किसके वजह से होता है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर फॉर्मेशन होता है किसका, लाइट ग्रीन सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है, एंड दैट इज व्हाट, आयरन सल्फेट का यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है, और इसकी वजह से ही जो कलर है वो कलर चेंज आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करी जाए फ्रेंड्स, तो ऑलरेडी क्या है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है या हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो हर एक चीज़ जो है वो आपको इस पर्टिकुलर आंसर से, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से जो सीखनी है, कनेक्ट करके आपको पढ़ना है। ठीक है, कि किस तरीके से आपको कोई भी पॉइंट जो है वो छूटे नहीं। ठीक है, आपको क्या क्या पता चल गया, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पता चल गया कौन सा हो रहा है, किसके वजह से यहाँ पर यानी कि क्या यहाँ पर बेसिक्स है जिसके वजह से कलर चेंज हो रहा है, तो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लाइट ग्रीन सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट, दिस इज द बेसिक रीजन। तो ये सब चीज़ें आपको कनेक्ट करके पढ़नी है। रिएक्शंस की बात करी जाए फ्रेंड, तो दिस इज द पर्टिकुलर रिएक्शन जहाँ पर आयरन जो है वो कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है, FeSO4 यानी कि इस तरीके का कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है आयरन सल्फेट का, और कॉपर जो है वो एज इट इज जो है वो सॉल्यूशन से बाहर हो जाता है। फ्रेंड्स क्लियर है। ऑलरेडी मैंने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पढ़ाया था कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को उसके ही कंपाउंड से, उसके ही सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देते हैं, एंड दिस इज द थिंग जस्ट बिकॉज कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। ठीक है, उनके जो केमिकल रिएक्टिविटी है वो ज़्यादा फास्ट है, ज़्यादा एक्टिवली शो करते हैं। दैट्स वाई वहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि आपका जो भी मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा। यहाँ पर आयरन ने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया यहाँ से, और खुद को क्या कर लिया, सब्स्टिट्यूट कर लिया। तो दिस इज द पर्टिकुलर रिएक्शन, और यहाँ पर जो कलर चेंज हो रहा है दैट इज फ्रॉम ब्लू सॉल्यूशन जो कॉपर सल्फेट का था, तो यहाँ पर बन गया क्या, ग्रीनिश कलर आपको देखने को मिलेगा, दैट इज फेरस सल्फेट। ओके, आगे डिस्कस करें फ्रेंड्स। आगे जो क्वेश्चन है वो कहता है फ्रेंड्स यहाँ पर गिव एन एग्जांपल ऑफ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन द वन गिवन इन एक्टिविटी 1.10। ठीक है, एक्टिविटी फिर से आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है, मैंने एक्टिविटी डिस्कशन नहीं करा है, आप एनसीईआरटी बुक्स में देख लेना कि एक्टिविटी क्या है। एक्चुअली मेन अगर यहाँ पर क्वेश्चन को फोकस किया जाए फ्रेंड, तो मेन क्वेश्चन है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले अगर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में डिस्कशन करा जाए फ्रेंड्स, तो डबल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, आयन एक्सचेंज मेथड है ना। आयंस यहाँ पर आपको एक्सचेंजेस देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव के साथ, निगेटिव पॉजिटिव के साथ विद इन द रिएक्टेंट कंपाउंड्स, तो वहाँ पर इस तरीके का रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा। आंसर की बात करी जाए फ्रेंड्स, तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, पर्टिकुलरली मैंने आपको 3 रिएक्शन जो है वो यहाँ पर ऑलरेडी एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो है वो आपको यहाँ पर मेंशन कर दिया है। कोई भी एग्जांपल जो है वो आप कंसिडर कर सकते हो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए। और ये तीनों ही जो एग्जांपल्स हैं ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के एग्जांपल हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आप कोई भी इसमें कंसिडर कर सकते हो, कोई भी जो आंसर है वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, क्योंकि ऑलमोस्ट आपको एक ही एग्जांपल जो है वो यहाँ पर मेंशन करना है। मैंने ऑलरेडी आपको 3 बता दिया, आप कोई सा भी एग्जांपल जो है वो यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, लिख सकते हो। फ्रेंड्स क्लियर है, और ये तीनों ही जो है वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के एग्जांपल हैं। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कहता है फ्रेंड्स यहाँ पर इन टेक्स्ट क्वेश्चन का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज शायद मेरे हिसाब से ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। दैट इज आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंसेस व्हिच आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। ठीक है, रिएक्शंस क्या ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन किया गया है, सोडियम जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है फ्रेंड्स। सिमिलरली कॉपर ऑक्साइड का जब रिएक्शन होता है फ्रेंड्स हाइड्रोजन के साथ, तो वहाँ पर कॉपर प्लस वाटर का फॉर्मेशन होता है फ्रेंड्स। ये ऑलरेडी जो रिएक्शन है ये मैंने करवा रखा है फ्रेंड्स, ऑलरेडी आपको अर्लियर वीडियोस में भी ये भी रिएक्शन इस तरीके से करवा रखा है। रिएक्शंस के अगर करेक्ट आंसर के बारे में बात करी जाए फ्रेंड्स, तो यहाँ पर सब्सटेंस जो कि ऑक्सीडाइज हो रहा है दैट इज सोडियम। फ्रेंड्स अब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का ये पर्टिकुलर क्वेश्चन हो गया, तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में क्या कहा जाता था कि ऑक्सीडेशन कब होगा, 2 क्राइटेरिया थे वहाँ पर। पहला, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन देखने को मिले, वहाँ पर आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। नेक्स्ट, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आपको जहाँ पे भी देखने को मिल रहा है वो क्या है, दैट इज अ क्राइटेरिया, दैट इज अ कंडीशन जो कि ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के लिए है। ठीक है, सिमिलरली अगर बात करी जाए फ्रेंड्स रिडक्शन रिएक्शंस की, तो रिडक्शन रिएक्शन में अगर आपको कहीं ना कहीं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो दैट इज अ पर्टिकुलर कंडीशन फॉर रिडक्शन। बात करी जाए अगर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन में भी कहीं ना कहीं आपको रिडक्शन रिएक्शंस देखने को मिलेगा। दिस बोथ जो क्राइटेरिया है ये कहीं ना कहीं रिडक्शन रिएक्शंस फॉलो करते हैं।
ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा चीज़ें, ये ऑलरेडी जो है वो पहले वीडियोस में डिस्कस्ड हो चुकी हैं। ठीक है, तो दैट्स वाई मैं क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। ये जो थ्योरी पोर्शन है ये ऑलरेडी चैप्टर वाइज मैंने डिस्कस कर रखा है, आप ज़रूर देख सकते हो। सब्सटेंस जो कि ऑक्सीडाइज हो रहा है यहाँ पर, दैट इज सोडियम, यानी आप देख सकते हो कि सोडियम में क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं आपको ऑक्सीजन का एडिशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो दैट इज पर्टिकुलरली ऑक्सीडाइजेशन। ठीक है, और ऑक्सीजन का रिडक्शन आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन में क्या हो रहा है, एक तरीके से इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, एडिशन आपको देखने को मिल रहा है। तो मैंने ऑलरेडी आपको पहले भी बता रखा है कि अगर कहीं पे किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट में, कंपाउंड में, सब्सटेंस में अगर आपको एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स देखने को मिल रहा है तो दैट पार्टिकुलर कंडीशन इज रिडक्शन, है ना। मैंने ऑलरेडी आपको मेंशन करा था। देखो होता क्या है कि ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन ये दो चीज़ें होती है। ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एंड दिस पार्टिकुलर इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ओके, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ओके फ्रेंड्स, अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होने के साथ साथ अब अगर इसके एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करी जाए तो जहाँ पर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा होगा वहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। जहाँ पर हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा होगा वहाँ पर रिडक्शन होगा। जहाँ पर ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा होगा वहाँ पर रिडक्शन हो रहा होगा। जहाँ पर हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा होगा वहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। तो दीज आर द कंडीशंस जो कि आपको समझनी है। दूसरे क्वेश्चन में बात करी जाए फ्रेंड्स, तो दूसरे क्वेश्चन में आपको क्या देखने को मिल रहा है, सब्सटेंसेस रिड्यूस्ड इज कॉपर। ठीक है, कॉपर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। आपको यहाँ से आप देख सकते हो कि कॉपर से क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन देखने को मिल रहा है। ठीक है, एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज एन एग्जांपल ऑफ, या दिस इज एन क्राइटेरिया ऑफ रिडक्शन रिएक्शंस। सिमिलरली हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड एज इट गेन्स ऑक्सीजन। ठीक है, हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी उसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन देखने को मिल रहा है। तो दैट्स वाई हाइड्रोजन का यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है एंड कॉपर का यहाँ पर रिडक्शन देखने को मिल रहा है। फ्रेंड्स क्लियर है। तो होप सो फ्रेंड्स आपको इन टेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पर ऑलमोस्ट समझ में आ गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। इन सब के पर्टिकुलर आपको पीडीएफ्स मिलने वाले हैं। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज़रूर ज्वाइन कर लो। वहाँ पर काफ़ी सारे स्टडी मटेरियल्स एंड डिस्कशन जो है वो ऑलरेडी प्लान कर दिया गया है। आप वहाँ पर जा करके काफ़ी बेनिफिट ले सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, मूविंग अहेड, अब हम कुछ क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइजेज यानी कि मेन एक्सरसाइजेज के जो क्वेश्चन है वो कुछ डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, ऑलरेडी इंटेक्स के जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर खत्म हो चुके थे। लास्ट क्वेश्चन इंटेक्स का था। यहाँ से जो मेन एक्सरसाइजेज के क्वेश्चन है विल बी डिस्कसिंग दैट। ओके, अब देखो मेन एक्सरसाइजेज का जो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर एक रिएक्शन हो रहा है फ्रेंड, दैट इज लीड ऑक्साइड का रिएक्शन है कार्बन के साथ, और यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर लीड एंड कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि लीड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, क्या ये ऑप्शन सही है। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, क्या ये ऑप्शन सही है। क्या कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, ये ऑप्शन सही है। या लीड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, क्या ये ऑप्शन सही है। इन चार ऑप्शंस में से आपको पर्टिकुलरली यहाँ पर नीचे ऑप्शन दिए गए हैं कि क्या ए एंड बी सही होगा, या ए एंड सी सही होगा, या ए बी एंड सी सही होगा, या ऑल, यानी कि चारों ऑप्शन जो है वो सही है। ठीक है, अब करेक्ट आंसर आप खुद भी सोच सकते हो। ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है फ्रेंड्स, ये किस चीज़ का एग्जांपल है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी आपको देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं रिडक्शन भी देखने को मिल रहा है। तो दिस इज द पर्टिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन, समझना है आपको। आंसर की बात करी जाए फ्रेंड्स, ऑलरेडी जो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज 1, है ना, ए एंड बी। यहाँ पर क्या हो रहा है, लीड जो है वो रिड्यूस्ड कर रहा है। ठीक है, रिड्यूस कैसे कर रहा है, ऑलरेडी यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, लीड का से ऑक्सीजन का रिमूवल देखने को मिल रहा है। तो पहला तो स्टेटमेंट इज क्लियर कि लीड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। ओके, टॉकिंग अबाउट द बी ऑप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। अब देखो कार्बन में क्या हो रहा है, एक्चुअली ऑक्सीजन का एडिशन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो पर्टिकुलरली ए एंड, जस्ट अ सेकंड फ्रेंड्स, यहाँ पर आई होप सो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो ए एंड सी होना चाहिए। ठीक है, पीडीएफ में आपको करेक्ट मिल जाएगा। कार्बन जो है वो यहाँ पर पर्टिकुलरली ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, कार्बन इज पर्टिकुलरली ऑक्सीडाइज हियर, तो दैट्स वाई यहाँ पर जो हो जाएगा कार्बन में ऑक्सीजन का जो एडिशन हो रहा है फ्रेंड्स, क्लियर है। तो दिस इज द रिएक्शन, दिस इज द पर्टिकुलर आंसर जो यहाँ पर आपको होने वाला है। ये आपको पीडीएफ में करेक्ट होकर मिल जाएगा। आगे अगर क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, तो आगे सिमिलरली क्वेश्चन है आपको, Fe2O3 अगर एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करता है तो फॉर्मेशन होता है फ्रेंड्स यहाँ पर Al2O3। ठीक है, और आयरन का पर्टिकुलर जो रिएक्शन है वो किस तरीके का रिएक्शन है आपको बताना है, यानी कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन का क्वेश्चन है ये पार्टिकुलरली डिस्कस करा जाए फ्रेंड्स। तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बहुत ही करेक्ट आंसर है यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप देख पा रहे होगे इसमें से जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट था उसने क्या करा, एक्चुअली लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दिया इसके पार्टिकुलर कंपाउंड से एंड खुद को क्या कर लिया, सब्स्टिट्यूट कर लिया। तो दिस इज अ पार्टिकुलर रिएक्शन जहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल रहा है, वो भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट का। दैट्स वाई दिस रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स। ठीक है, टिक द करेक्ट आंसर, जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको टिक करना है। रिएक्शन जो हो रहा है फ्रेंड्स वो ये हो रहा है कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो अगर आयरन फिलिंग के साथ अगर उसका रिएक्शन करवाया जाता है या एडिशन करवाया जाता है तो कौन सा जो यहाँ पर कंडीशन है वो फुलफिल होने वाला है। ठीक है, पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस, क्या ये ऑप्शन होगा। बी ऑप्शन है फ्रेंड्स क्लोरीन गैस एंड आयरन ऑक्साइड आयरन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस। थर्ड ऑप्शन इज नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। फोर्थ ऑप्शन इज आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या रिएक्शन को समझ करके ना विजुअलाइज करके भी क्या करेक्ट आंसर यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। करेक्ट आंसर की बात करी जाए फ्रेंड्स तो आंसर नंबर ए, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड का यहाँ पर फॉर्मेशन आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, ये पर्टिकुलरली आपको रिएक्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, किस तरीके से होगा अगर इस पर्टिकुलर रिएक्शंस की बात करी जाए फ्रेंड्स तो रिएक्शन कैसे हो जाएगा, आयरन फिलिंग्स की बात करी जाए और इसका HCl के साथ जो है वो रिएक्शन होता है फ्रेंड्स। ठीक है, ये हो जाता है FeCl2 और यहाँ पर H2। ठीक है, इसको आप 2 मेंशन कर लो और इस तरीके से ये बैलेंस हो चुका है। दिस इज योर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, प्रोडक्ट ऑलरेडी आपको समझ में आ गया, हाइड्रोजन गैस यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है और क्या देखने को मिल रहा है, आयरन क्लोराइड यानी कि FeCl2 आपको देखने को मिल रहा है। तो दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट्स। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, दैट इज ए। मूविंग अहेड, what is the balanced chemical equation? Very important question of this particular chapter कि what is the balanced chemical equation? Why should chemical equations be balanced? मैंने कितनी बार आपको यही चीज़ बताई है वीडियो में, इतनी बार समझाया फ्रेंड्स, होप सो आपको पूरा याद हो गया होगा अब तक कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो अगर आंसर की बात करी जाए फ्रेंड्स तो अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज़ एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, ऐसा रिएक्शन ऐसा इक्वेशन जहाँ पर जो एटम्स हैं है ना, जो भी एलिमेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं पर्टिकुलर रिएक्शंस में, तो वहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स जो है वो रिएक्टेंट्स के साइड एंड प्रोडक्ट्स के साइड वो बराबर आपको देखने को मिलता है। एंड दैट पर्टिकुलर केमिकल इक्वेशन इज नोन एज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, समझा के ऑलरेडी मैं बहुत बारी थक चुका हूँ, ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया फ्रेंड्स, क्लियर है, अब वीडियोस में चेक कर सकते हो। ठीक है, मूविंग अहेड, वाई शुड केमिकल इक्वेशन भी बैलेंस्ड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने आपको स्पेसिफिकली इसके बारे में बताया था फ्रेंड्स कि ये क्वेश्चन जो है वो देखो काफ़ी बारी बोर्ड एग्जाम्स का पार्ट बनता है। ठीक है, काफ़ी बारी आपके सेमेस्टर एग्जाम्स का, प्री बोर्ड का, ठीक है, या अगर वीकली टेस्ट हैं, टेस्ट जितने भी टेस्ट हैं आप उनमें समझ सकते हो, ये काफ़ी बारी एग्जाम्स का पार्ट बनता है फ्रेंड्स, क्लियर है। ऑलरेडी इसका जो एक डायरेक्ट या स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, द केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड दिस इज द पर्टिकुलर रिएक्शन जो दिस इज द पर्टिकुलर आंसर जो आपको समझना है। ठीक है, जब मैंने पहले भी आपको बता रखा है कि इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को कहीं ना कहीं सेटिस्फाई करने के लिए बैलेंसिंग की ज़रूरत होती है। ठीक है, अगर आप बैलेंस नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं वो एक इनअप्रोप्रिएट इक्वेशन रह जाएगा, वहाँ पर ऑलरेडी एलिमेंट्स के जो नंबर हैं वो कहीं ना कहीं अनइक्वल नंबर में ऑलरेडी प्रेजेंट रहेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, दैट्स वाई इट इज़ मैंडेटरी टू बैलेंस अ अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मूविंग अहेड, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस देम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ऑलरेडी मैंने आपको इसकी प्रैक्टिस करवा रखी है अर्लियर वीडियोस में भी। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, ये ऑलरेडी आपको वर्ड इक्वेशंस यहाँ पर दिए गए फ्रेंड्स। ठीक है, वर्ड इक्वेशन है ये, आपको क्या बताना है सबसे पहले तो कि इनके केमिकल इक्वेशन आपको यानी कि इनके सिम्बॉल्स एंड फॉर्मूले में आपको इनको कन्वर्ट करना है और उसके बाद एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन का फॉर्मेशन करना है फ्रेंड्स, क्लियर है। तो यहाँ पर देखो पहला जो रिएक्शन है वो क्या है, हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। ठीक है, next is hydrogen sulfide gas burns in air to give water and sulfur dioxide. Third is barium chloride reacts with aluminum sulfate to give aluminum chloride and a precipitate of barium sulfate. Potassium metal reacts with water to give potassium hydroxide and hydrogen gas. These are the four word equations which you have to convert it into symbols and formulae and then you have to balance them. Okay, talking about first पहला जो केमिकल इक्वेशन यानी कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन होने वाला है फ्रेंड्स, ऑलरेडी यहाँ पर आपको मैंने बता दिया, दैट इज 3s2 प्लस N2 और किसका फॉर्मेशन हो रहा है, अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है फ्रेंड्स। सो दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। टॉकिंग अबाउट सेकंड क्या है फ्रेंड्स, हाइड्रोजन सल्फाइड का रिएक्शन हो रहा है ऑक्सीजन के साथ सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर का यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है। तो दिस इज द पर्टिकुलर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन, सेकंड वर्ड इक्वेशन। थर्ड की बात करी जाए फ्रेंड्स, सिमिलरली बेरियम क्लोराइड का एल्यूमिनियम सल्फेट्स के साथ रिएक्शन क्या बना रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट का फॉर्मेशन हो रहा है। बेरियम सल्फेट क्या है, एक प्रेसिपिटेट के फॉर्म में यहाँ पे एज इट इज रह जाता है। प्रेसिपिटेट ऑलरेडी मैंने बताया था फ्रेंड, एक इनसॉल्युबल जो प्रोडक्ट होता है फ्रेंड्स वो ऑलरेडी क्या होता है, प्रेजेंट होता है एंड दैट इज नोन एज प्रेसिपिटेट।
नेक्स्ट जो इक्वेशन है फ्रेंड्स, दैट इज पोटेशियम मेटल्स जब रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो आपको क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पर, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन एंड हाइड्रोजन गैस का यहाँ पर फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। तो ये सारे ही जो इक्वेशन है फ्रेंड्स, ये सारे एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है और मैंने आपको यहाँ पर एज ए आंसर यहाँ पर बता दिया फ्रेंड्स, मेंशन कर दिया है। बैलेंसिंग के रिगार्डिंग में आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया जा रहा है फ्रेंड्स, और ये जो क्वेश्चन है दैट इज बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, इक्वेशन जो है वो ऑलरेडी क्या है, यहाँ पर HNO3 और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यहाँ पर रिएक्शन हो रहा है फ्रेंड्स, और यहाँ पर इस तरीके के आपको 4 रिएक्शन दिए गए फ्रेंड्स, और 4 यहाँ पर आपको प्रोडक्ट का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑलरेडी हम जानते हैं नए सब्सटेंसेज होते हैं, नई प्रॉपर्टीज के साथ होते हैं फ्रेंड्स, क्लियर है। तो दीज आर द 4 केमिकल इक्वेशन यू हैव टू बैलेंस। ओके, पहले की बात करी जाए फ्रेंड्स, तो दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, 2HNO3 प्लस CaOH होल ट्वाइस CaNO3 ट्वाइस प्लस 2H2O, यानी कि इस तरीके का प्रोडक्ट यानी कि बैलेंस्ड इक्वेशन का फॉर्मेशन हो रहा है फ्रेंड्स, क्लियर है। सेकंड की बात करी जाए तो दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर सेकंड केमिकल इक्वेशन। देख सकते हो फ्रेंड्स आप, इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दे दिया है। थर्ड की बात करी जाए फ्रेंड्स, तो ये क्या है कि यहाँ पर थर्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ऑलरेडी मैंने आपको मेंशन कर दिया। थर्ड इक्वेशन एज इट इज बैलेंस ही था, उसमें कुछ खास करने की यानी कि स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यूज की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी। फोर्थ की बात करी जाए फ्रेंड्स, तो फोर्थ भी कुछ इस प्रकार से ही है फ्रेंड्स। ठीक है, बैरियम क्लोराइड का जब रिएक्शन हुआ सल्फरिक एसिड के साथ तो बैरियम सल्फेट का फॉर्मेशन हुआ, और यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, 2 मोल्स ऑफ HCl आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये क्या है, एक तरीके से बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस है फ्रेंड्स, क्लियर है। ये सारे ही इक्वेशंस ये आप इस तरीके से खुद प्रैक्टिस भी कर सकते हो। ठीक है, अपने साथ बैठ करके जब भी वीडियो आप देखो, हमेशा नोटबुक पेन इन सब का यूज़ करके आप इस सारे इक्वेशंस को खुद से ही बैलेंस कर लिया करो पहले, है ना, बिना वीडियो देखे, सो दैट आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स होप सो आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया होगा फ्रेंड्स, आपको जो भी अभी तक के सॉल्यूशंस है वो आपको समझ में आए होंगे फ्रेंड्स। कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताओ कि क्या डाउट है। ठीक है, अगर आपको वीडियो सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेंशन करो। ठीक है, जितना शेयर कर सकते हो फ्रेंड्स उतना शेयर करो क्लास 10 के बच्चों के साथ, स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स में। ठीक है, जिनको जेन्युइन इस तरीके के जो बेस्ट कंटेंट्स हैं उनकी ज़रूरत है। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना फ्रेंड्स। ठीक है, सो दैट आपको आने वाली हर एक जो वीडियो है उसकी अपकमिंग नोटिफिकेशन मिलते रहे फ्रेंड्स, क्लियर है। तो दिस इज द एंड ऑफ वीडियो, दिस इज पार्ट 1। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसके आगे जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सभी वीडियो को पूरा प्रॉपर देखो। ठीक है, कंटेंट सीखो एंड एक्सरसाइजेस का आराम से बेनिफिट उठाओ। ठीक है, आपके स्कूल की तरह यहाँ पर पूरे एक तरीके से बोर्ड की प्रिपरेशन हो रही है फ्रेंड्स। मैंने ऑलरेडी आपको पहले बता रखा है 90 to 95% जो मार्क्स है वो आराम से हम लोग स्कोर करने वाले हैं और फोड़ के आएंगे। ठीक है, बिल्कुल फोड़ के आएंगे। ठीक है, जिनको खुद पे भरोसा नहीं है, ठीक है, वो बिल्कुल मतलब डिमोटिवेटेड हो सकते हैं, लेकिन यार डिमोटिवेटेड होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी है ना बहुत बच्चे स्कोर करते हैं, आप भी स्कोर कर सकते हो, इस प्लेटफॉर्म से पढ़ो। ठीक है, कोई क्वेरी हो तो मेरे से पर्सनली जुड़ो, मैं खुद ही एक ऐसा स्टूडेंट रहा हूँ एज ऑफ अपने टाइम पे जिन्होंने खुद 10 CGPA स्कोर कर रखा है। ठीक है, अगर 12th बोर्ड की बात करी जाए तो आई हैव स्कोर्ड 95% मार्क्स। ठीक है, मैं अपने स्कूल का ही टॉपर रह चुका हूँ साइंस सेक्शन में। तो दिस इज द थिंग जो कि आप सीख रहे हो, आप अगर जो सीख भी रहे हो तो आई एम योर मेंटर। तो मैंने भी अपनी जो लाइफ में कुछ बेस्ट चीज़ें कर रखी है उसी के एक्सपीरियंस से आपको यहाँ पर चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप आराम से इस वीडियोज़ का फ़ायदा उठाओ, बेनिफिट लो। ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी। टिल देन स्टे सेफ, स्टे यूनाइटेड, थैंक यू सो मच।